जय हिंद में राणा यशवंत, आपका स्वागत। शोर के पास आवाज़ें होती हैं लेकिन शब्द नहीं होते। भीड़ के पास लोग होते हैं मगर उसका कोई चेहरा नहीं होता। चेहरा और शब्द के लिए अलग होना ज़रूरी होता है। अलग आप दो तरीके से हो सकते हैं। एक अलग थलग पड़ जाएं और दूसरा ये है कि आप भीड़ से अलग हो जाएं। खबरों की दुनिया में शोर और भीड़ से अलग होने के लिए और दिखने के लिए जो शो हम लेकर के आए हैं उसका नाम है फैक्ट्स एंड फिगर्स। आज दुनिया में युद्ध या युद्ध जैसे हालात के कई मोर्चे खुले हुए हैं। उन तमाम मोर्चों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आज की तारीख में दुनिया कैसे फंसी हुई है अलग अलग तरह के जंग में, इसका अंदाज़ा आपको हो सके। रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग चल रही है और इस जंग ने बेहिसाब तबाहियां देखी हैं। इजराइल और ईरान, आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में लगातार टकराव चल रहा है। इजराइल की फौज गाजा के भीतर घुसी पड़ी है, उसने बड़ी तबाही वहां मचा रखी है, जान माल का बहुत नुकसान है। उस हमास को अगर कोई समर्थन दे रहा है वो ईरान है, इसलिए इजराइल के निशाने पर ईरान है और ईरान के ऊपर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। इस बात की आशंका दुनिया को बनी हुई है। ताइवान के ऊपर चीन लगातार ये दावा करता है कि वो हमारा है, हमारा है, हमारा है। उसके जहाज, जंगी जहाज ताइवान के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उसकी गिद्ध नज़र ताइवान के ऊपर बनी रहती है। कभी भी चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आर्मेनिया और अजरबैजान, सोवियत संघ से जो देश निकले उनमें निकले हुए देश आर्मेनिया और अजरबैजान भी हैं और इन दोनों देशों के बीच में जंग चलती रहती है। आर्मेनिया जो ईसाई बहुल है, अजरबैजान जो मुस्लिम बहुल है, ये दोनों पड़ोसी हैं और इनके बीच में लगातार खूनी संघर्ष चलता है। एशिया में जो सबसे बड़ा टकराव है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के भीतर आतंकवादी वारदात करता है और भारत की सरकार ने अभी तय कर लिया है कि जब कभी भी आतंकी वारदात होगी, दहशतगर्द हिंदुस्तान में आकर के खून खराबा करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, आतंकी ठिकानों को नष्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। इसी असलियत के आईने में आज भारत और उसकी एक बड़ी कामयाबी को देखना परखना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में ये ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, घुटनों पर ला दिया, मगर इसका एक और चेहरा है और वो ये कि देश में बने हथियारों ने इस जंग में अपनी ताकत साबित की। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे। चीन और तुर्की के खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के बाद भी उसको दिन में तारे दिखने लगे। भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकाने ही तबाह नहीं किए, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह कर दिए। इस जंग के बाद चीन को पाकिस्तान की औकात का सही अंदाजा हो गया, लिहाजा उसने ये तय किया कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट J-35A स्टिल्थ फाइटर है, वह पाकिस्तान को देगा, अलबत्ता उसकी डिलीवरी तेज करेगा। अनुमान ये है कि इस साल अगस्त तक कुछ J-35A लड़ाकू विमान चीन से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान जो पैसे पैसे को मोहताज है, अपने कर्ज का ब्याज चुकाने तक की हैसियत नहीं उसके पास, वह इतने महंगे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स कहां से खरीदेगा। खबर ये है कि पाकिस्तान को चीन आधे दाम पर यह विमान देने को तैयार है। उसका इंटेंट समझिए कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बराबरी के मुकाबले के लिए तैयार हो। इससे जाहिर है भारत की चिंता बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। हमारा सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक जो लड़ाकू फाइटर जेट है वो राफेल है। और राफेल क्या है मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहता हूं कि ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है। 5th जनरेशन और 4th जनरेशन के विमान के बीच का जो फीचर्स होते हैं उनके आधार पर हम तय करते हैं कि किस जनरेशन का फाइटर जेट है। राफेल में स्टिल्थ के फीचर्स तो हैं मगर वो स्टिल्थ नहीं है। राफेल को फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट बनाती है, देसू भी कहते हैं। और हमारे पास इन विमानों की जो कुल संख्या है वो 36 है।
महज 36। ऐसे में भारत ने अभी तय किया है कि वह खुद ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा। जो देसी है वह कहीं दमदार है, यह साबित हो गया है, इसलिए हिंदुस्तान ने संकल्प लिया है। अब सवाल यह है कि भारत अभी तक खुद 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की हालत में क्यों नहीं था? हम फाइटर जेट में लगने वाला इंजन भी क्यों नहीं बना सके? और अब क्या हुआ है कि दुनिया के वो 5 देश जो जेट इंजन बनाते हैं, या फिर वे सिर्फ 3 देश जो 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट बनाते हैं, भारत से डरे हुए हैं। उनकी नींद हराम है। रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी। एमका जिसकी चर्चा भर से ही दुनिया में खलबली है, उसकी ताकत को भी जानना बहुत ज़रूरी है। एमका भारत का महाबली, और ये 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के भीतर जितनी भी खूबियां होती हैं वो इसमें हैं, और यह स्टील्थ फाइटर है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स स्टील्थ होते हैं, रडार को गच्चा देते हैं। रफ्तार इसकी 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की है, यानी कि सुपरसोनिक है, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के साथ होनी चाहिए। और इसमें बाकी जो खूबियां हैं कि डबल इंजन है, सिंगल पायलट है, एक ही पायलट फाइटर जेट को उड़ाएगा, और एक इंजन अगर काम नहीं भी कर रहा है तो दूसरे इंजन से ऑपरेशन पूरा किया जाएगा। मल्टी रोल काम करेगा, अटैक भी करेगा और डिफेंस भी करेगा। और जब ये मिशन पर रहेगा उस समय इसके तमाम सेंसर्स काम कर रहे होंगे, और 360 एंगल पर वो लगातार इमेजेस लेता रहेगा, और जिन जिन सेंटर्स के साथ ये कनेक्टेड होगा उनके साथ डेटा शेयर कर रहा होगा। 10 घंटे तक लगातार एमका उड़ान भर सकता है, ये इसकी ताकत है। और इसी के चलते दुनिया के वो देश जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, उनकी पेशानी पर पसीना आ रहा है। एमका की पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है, और उसके अगले 2-3 साल में हमारी एयरफोर्स इस फाइटर जेट से लैस हो जाएगी। एमका प्रोजेक्ट में रफ्तार आए और यह बिना किसी अड़चन के जल्दी पूरा हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा है। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिले। डीआरडीओ यानी कि भारत में रक्षा के साजो सामान बनाने वाली संस्था दावा कर रही है कि एमका जिस रोज मैदान में उतरेगा, 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक और बेहद घातक सटीक स्टील्थ फाइटर जेट में एक होगा। इसको बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से लैस इलेक्ट्रॉनिक मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन के बूते यह मिशन के दौरान आसपास पूरी तरीके से नजर रखते हुए चलेगा और खतरे को निपटाता हुआ भी। ऑपरेशन के दौरान ना के बराबर विजिबिलिटी हो, यानी कुछ भी नहीं दिखता हो, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निशाना सटीक लगेगा, किसी हाल में लगेगा, और ऑपरेशन एकम्प्लिश्ड यानी कि पूरा करके ही लौटे। अब सवाल यह है कि जब चीन के पास 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, और वो भी 2-2 वर्जन के, J-20 और J-35A, मैं फिलहाल अमेरिका और रूस को बाहर रख रहा हूँ, चर्चा में नहीं ला रहा हूँ, तो फिर हमने अब तक ऐसा विमान क्यों नहीं बनाया? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जेट इंजन जो हम बना नहीं सके। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर आने से पहले मैं यही जेट इंजन जो है इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल आप ये समझिए कि दुनिया में जेट इंजन बनाने वाले देशों की तादाद 5 है, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने वाले देश 3 हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये पांचों जेट इंजन बनाते हैं। इसमें चीन शामिल नहीं है, लेकिन चीन अगर आ जाता है तो
अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन 5 देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं। और अमेरिका, रूस और चीन ये 3 देश हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाते हैं। यानी कि भारत इस लीग में आने की तैयारी में है और इसका सबसे मुश्किल मोर्चा जेट इंजन ही है। इसे समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, क्या है भला ये जेट इंजन। जेट इंजन बनाने के लिए ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जो 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। इंजन में अल्ट्रा हाई स्पीड रोटेशन यानी कि हर मिनट में 20,000 रोटेशन की क्षमता होनी चाहिए। जो निकल बेस्ड सुपर एलॉय होता है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड चाहिए होता है और ये बेहिसाब महंगे होते हैं। हाई टेम्परेचर एलॉय और कूलिंग टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। माइक्रो टॉलरेंस और प्रिसिशन की बहुत ज़रूरत होती है, यानी हल्की सी चूक सब किए पर पानी फेर सकती है। सुपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज़ से 2 गुना अधिक की रफ्तार। टेस्टिंग प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अरबों रुपए खाता है, बेइंतहा खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में जेट इंजन बनाने को दुनिया में इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल काम कहा जाता है कि जब से युद्धक विमान बने उनमें विज्ञान और तकनीक, साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर बदलाव होते चले गए और उन बदलावों ने कई जनरेशन के विमान को अलग किया। 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। जब आप जनरेशन कहते हैं तो उससे जाहिर होता है कि युद्ध में उसकी खूबी और ताकत क्या होगी। 5th जनरेशन के विमान अभी बेस्ट हैं। यह दीगर बात है कि 6th जनरेशन के फाइटर पर भी काम चल रहा है और चीन की माने तो उसका दावा है कि उसने 26 दिसंबर 2024 को चेंगडू में जिन 2 विमानों की नुमाइश कराई थी, J-36 और J-50, वे 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। चीन है, कुछ भी कह सकता है, कर भी सकता है। बहरहाल अमेरिका, चीन और रूस के पास जो अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर्स हैं, यानी कि 5th जनरेशन वाले, मैं आपके सामने उनकी ताकत रखता हूं। जानिए कि कितने ताकतवर हैं। 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स क्यों कहते हैं उनको? उनमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होती है, पहली खूबी है ये, और वो ये है कि रडार को गच्चा देने की विमान ताकत रखते हैं और इसी बूते ये युद्ध में निर्णायक बढ़त ले लेते हैं। ये सुपरसोनिक होते हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से उड़ते हैं। ध्वनि की गति कितनी होती है? 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको आप मील में नापें तो 761 मील प्रति घंटा। अगर मीटर में आप देखते हैं तो 343 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 343 मीटर। इनकी अगली खूबी ये होती है कि इनमें एडवांस सेंसर होता है। जितने 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर्स होते हैं, शक्तिशाली सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। इसके चलते ये फाइटर जेट्स वॉर जोन में 360 डिग्री इमेज लेते हैं चारों तरफ। ये दूसरे विमानों, ड्रोन, सैटेलाइट्स और दूसरी जो सैन्य यूनिट्स होती हैं आर्मी की, उनके साथ रियल टाइम में डेटा साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इंटरनल वेपन्स इनमें होती हैं, उनको इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं। हथियार विमान के अंदर छिपे रहते हैं, जिससे रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, खतरा पकड़ में आने का कम होता है। और ये विमान मल्टी रोल मिशन पूरा करते हैं, यानी कि हवा से हवा, हवा से जमीन, या हमला करते समय इलेक्ट्रॉनिक वॉर जैसे कई मिशन को भी ये अंजाम दे सकते हैं। इसलिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स अपनी काबिलियत, खूबी, क्षमता, ताकत के बूते इनको इस जनरेशन में माना जाता है। मतलब साफ है कि दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाना है और अपने दुश्मन पड़ोसियों के अंदर डर भर कर रखना है तो हमें 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना ही होगा। और भारत का एमका इसी का जवाब होगा। मगर इन विमानों के बनते बनते 8-9 साल का समय लगेगा। हमारी आज की मुश्किल ये है
कि हमें अगर 5th जनरेशन के विमान खरीदने होंगे तो उसके लिए चीन तो नहीं, हम चीन तो जाएंगे नहीं, लेकिन अमेरिका रूस के पास हमको जाना पड़ेगा और यह सौदा बेइंतहा महंगा होगा। मुसीबत यह भी है कि हम जिस उम्मीद से अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए डील करते हैं उस पर भी ये देश पानी फेर जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फ्रांस से हमने राफेल लिया और अब हमने उसको कहा कि भाई आप हमें अपना सोर्स कोड दे दो ताकि हम उसमें देसी हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है उसको फिट कर सकें या फिर उसको अपग्रेड कर सकें। तो जो कंपनी है डेसोल्ट भी कहते हैं उसको, उसने मना कर दिया। सोर्स कोड किसी सॉफ्टवेयर या डिजिटल सिस्टम का मेन प्रोग्रामिंग कोड होता है, उससे आप ऑपरेट करने की पूरी टेक्नोलॉजी जान जाते हैं। राफेल की कंपनी कहती है कि सोर्स कोड तो उसकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, नहीं दे सकते। हमने आपको हजारों करोड़ दिए, आप सोर्स कोड नहीं देंगे। हमने अपना 4.5 जनरेशन की खूबियों वाला फाइटर जेट तेजस बना तो लिया, लेकिन उसकी ताकत तो इंजन होता है और वो इंजन हम अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जिसको जी कहा जाता है। एक तो उससे बहुत कीमत पर हम इंजन लेते हैं और दूसरे जी ने कभी समय पर इंजन की डिलीवरी की ही नहीं। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की नाराजगी जताने के बाद अब जाकर के तेजस की सप्लाई का रास्ता खुला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जून के अंत तक नासिक प्लांट से तेजस MK-1A देने को तैयार दिख रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में, इसको याद रखिएगा और नोट कीजिएगा, फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था और मार्च 2024 तक उसे तेजस विमानों की डिलीवरी की उम्मीद थी और वो अब तक नहीं हुआ। और HAL का रोना यह है कि जी इंजन सप्लाई करने में दिक्कतें पैदा करती है या इंजन सप्लाई नहीं कर पा रही है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once the timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come. But we just signed the contract. अब जाकर इंजन की दिक्कत दूर होती दिख रही है, मगर इतना है कि राफेल की कंपनी का टेढ़ा होना और अमेरिकी कंपनी जी का खेल करना भारत अब निकाल देगा। इसका उपाय लगभग तैयार हो गया है और उस उपाय का नाम है प्रोजेक्ट कावेरी। प्रोजेक्ट कावेरी फाइटर जेट इंजन बनाने का भारत का वह संकल्प था जिसकी शुरुआत 1986 में हुई। DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, ये एक विंग है DRDO का जिसको हम GTRI कहते हैं, उसको जिम्मा दिया गया। इस इंजन को तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कई ऐसी वजहें रहीं जिनके चलते यह समूचा प्रोजेक्ट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। एरोथर्मल और मेटलर्जिकल दिक्कतें लगातार आती रहीं, उनसे निकलने का रास्ता मालूम नहीं पड़ा। 1998 में हमने परमाणु विस्फोट किए जिसके चलते दुनिया ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन मटेरियल जैसी कई ज़रूरी चीज़ें नहीं आ सकीं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड मैन पावर की हमारे यहाँ कमी रही। फ्रांस की एक कंपनी थी जिसका नाम था स्नेकमा, उसने कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म कर दिया। वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाली थी और सबसे बड़ी दिक्कत, ज़रूरत के मुताबिक जो फंड हमको मिलना चाहिए था उस प्रोजेक्ट को, उसकी कमी थी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि नवंबर 2021 तक कावेरी प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये रकम $300 मिलियन, आज से 4 साल पहले के डॉलर और रुपए के वैल्यू के लिहाज से मैं बता रहा हूं। पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मौजूद नहीं, लेकिन अनुमान है कि $100 मिलियन और खर्च हुए होंगे। यानी कि आज अगर आप देखते हैं तो $400 मिलियन की कुल रकम बनती है। अगर आप इसकी तुलना दुनिया के जेट इंजन बनाने वाली कंपनियों के बजट से करें तो आपको लगता है कि हमने कोई खर्च किया ही नहीं है। जी, सैफरन और रॉयल्स रॉय जैसी कंपनियों का बजट $2 से $5 बिलियन का होता है।
चीन के बारे में कहा जाता है कि जेट इंजन बनाने के दौरान 30 वर्षों में बार बार फेल होने के बावजूद उसने मिशन में पूरी ताकत झोंक के रखी। टेक्नोलॉजी चोरी की फिर भी नाकाम रहा। इन सब के बावजूद कई दशकों की मेहनत के बाद उसने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। इस दौरान एक अनुमान है कि चीन ने 25 से 30 अरब डॉलर यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए बहाए और हमने 3000 करोड़। अंतर समझ में आया? कावेरी प्रोजेक्ट के साथ अच्छी बात यह रही कि थ्रस्ट की कमी या इंजन का भारी होना या कई दूसरी तकनीकी समस्याओं से जूझना, इन सब के रहने के बावजूद प्रोजेक्ट चलता रहा। हाँ, ये जरूर है कि 2008 में तेजस प्रोजेक्ट से इसको अलग कर दिया गया। 2016 में डीआरडीओ ने इस परियोजना में फिर से जान फूंकी और आज इस इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही है। जैसे ही कामयाब होता है, भारत जेट इंजन बनाने वाले उन 5 देशों की जमात में खड़ा हो जाएगा जो संयोग से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अब कावेरी जरूरी है तो इस इंजन की खूबी भी आपको जानना चाहिए। यह टर्बोफैन इंजन है, यानी कि तेज रफ्तार और कम फ्यूल की खपत। फाइटर जेट्स यानी कि तेजस के लिए नहीं, बल्कि ड्रोन्स, कार्गो प्लेन जो सामान लेकर के आते हैं, मालवाहक, सिविल एविएशन के लिए भी ये काम आएगा। अभी ये 73 यानी कि 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। हर विमान का जनरेशन जो होता है वो केन पर निर्भर करता है कितना किलो न्यूटन थ्रस्ट उसका इंजन दे रहा है। जिस रोज इस इंजन का थ्रस्ट 90 किलो न्यूटन हो जाएगा, उसी दिन यह राफेल जैसे विमानों का स्वदेशी विकल्प बन जाएगा। यानी कि राफेल विमान भी बनाएंगे, जेट इंजन जो उसमें चाहिए वो भी हमारे पास होगा, विकल्प हमारे पास होगा। इसलिए हमने कहा कि हिंदुस्तान हेकड़े निकालने वाला है फ्रांस की। फाइटर जेट्स और जेट इंजन इतने महंगे होते हैं कि देश अपनी जरूरत के विमानों की संख्या से आज बहुत पीछे चल रहा है। मसला ये है कि विकास को हम रफ्तार दें या बुनियादी ज़रूरतों की भरपाई करें या फिर लड़ने के लिए जंगी जहाज खरीदें। सवाल है, वाजिब भी है, सोचा भी जाना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के पास आज की तारीख में 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जो अप्रूव्ड संख्या है वो 42 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। इस हिसाब से आप देखें तो 198 विमान भारतीय वायुसेना के पास कम हैं, चाहिए। ऐसे में जैसे ही हम स्टिल्थ फाइटर जेट और जेट इंजन खुद बनाने लगेंगे, लागत बेहिसाब कम हो जाएगी और हमारी एयरफोर्स बुनियादी मुसीबतों से मुक्त हो जाएगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है कि देसी हथियार ज्यादा भरोसेमंद और खतरनाक हैं। लिहाजा हमारे फाइटर जेट्स भी इसी शर्त पर और इसी रास्ते पर चलेंगे, खरा उतरेंगे। हिंदुस्तान का तहलका एमका है और एमका के 2 अलग अलग वर्जन हिंदुस्तान तैयार करने जा रहा है। एमका मार्क 1 और इसमें अमेरिकी इंजन होगा, GE-F414 कंपनी GE की है और मार्क है F414 और इसका जो थ्रस्ट होगा वो 98 किलो न्यूटन का होगा। 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट एमका मार्क 1 और ये उन तमाम खूबियों से लैस होगा जिन खूबियों से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लैस होते हैं। और दूसरा वर्जन है एमका मार्क 2। इसका इंजन होगा हिंदुस्तान का स्वदेशी। हाँ, इसमें जी, सैफरन और रोल्स रॉयस ऐसी कंपनियों की मदद हिंदुस्तान ले रहा है और यह जो जनरेशन होगा फाइटर जेट का वो 5th और 6th जनरेशन का होगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सच यही है कि एरियल वॉरफेयर में भारत के लिए एक दशक बहुत अहम है। चीन जिस रफ्तार से 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स तैयार करता जा रहा है, हमारे पास खुद के स्टिल्थ फाइटर जेट्स और इंजन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत ने अब संकल्प ले लिया है, सारा देश एक आवाज है कि अब
अमेरिका, रूस और चीन के साथ आधुनिकतम विमान बनाने वाले देशों की कतार में अगला नाम हिंदुस्तान का होगा। हिंदुस्तान। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मगर चलते चलते गुजारिश ये है कि जिन मुद्दों पर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड देखना चाहते हैं उनको हमें आप बता सकते हैं। शो के बारे में अपनी राय और सलाह भी दे सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जय हिंद।